आप लोग कैसे हैं? मैं पिछले कुछ समय से कुल मिला के पॉलिटी पर भारत के संवैधानिक इतिहास को लेकर अपनी बातों को रख रहा हूं। धीरे धीरे हम लोग कुल मिला के इसमें भी कुछ चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। मैंने पहले कहा था कि हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी पर भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं और कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से लाभ हो। अभी जो मेरे पिछले वीडियो बन रहे हैं वो भारत के संवैधानिक विकास पर बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें मैं बता चुका हूं कि कुल मिला के कहीं ना कहीं इस भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है कंपनी के शासन के अंतर्गत जो कुल मिला के संवैधानिक विकास हुआ, हालांकि जो भी चार्टर बन रहे हैं वो तो ब्रिटिश संसद ही पारित कर रही है, लेकिन जो यहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है वो कंपनी कर रही है, क्योंकि 1773 से लेकर 1853 तक कंपनी का शासन है और 1857 के विद्रोह के बाद अंततः सम्राट का शासन यहाँ पर आएगा, ब्रिटिश क्राउन का सम्राट शासन है। तो ये तो अपन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मेरे पिछले वीडियो जो आप लोग देख रहे होंगे उसमें देखा होगा कि 1773 की बात हो चुकी है, 1784 के विषय में बात हो चुकी है, 1786 के विषय में बात हो चुकी है, 1793 के विषय में बात हो चुकी है और 1813 के चार्टर एक्ट पर भी बात हो चुकी है। ये कुल मिला के कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं आज जो वीडियो जो लेकर आ रहा हूं, आज जो मैं क्लास शुरू कर रहा हूं वो 1833 पर और 1853 पर है कि 1833 में क्या हो रहा है और 1853 में क्या हो रहा है। तब हम लोग इसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस पर आएंगे। क्लियर? तो आज में कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग जो है कुल मिला के जो 33 का एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट, इस पर हम लोग कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है। और 1833 के चार्टर एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला प्रोविजन ही यही है कि कंपनी का जो शासन है या कंपनी का जो कुल मिला के व्यापार जो भारत से हो रहा है उसको पुनः रिन्यू कर दिया गया। कितने साल के लिए? 20 वर्ष के लिए। यानी 20 वर्ष के लिए कंपनी के शासन को पुनः भारत में बढ़ा दिया गया। 1793 में भी 20 वर्ष बढ़ाया गया था, 1813 में भी 20 वर्ष बढ़ाया गया था और 1833 के चार्टर एक्ट में भी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पहली चीज। दूसरा, मैंने 13 में यह बताया था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 13 में बात थी, लेकिन 13 में एक यह भी प्रोविजन था कि चाय और चीन के साथ व्यापार का व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का बना हुआ है। लेकिन इसमें अब यह प्रोविजन कर दिया गया है कि अब कंपनी को पूरी तरह से चाय और चीन जो व्यापारिक एकाधिकार था इसको भी समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी को अब व्यापारिक एकाधिकार तो पहले से ही समाप्त हो गया, नहीं अन्य कंपनियां भारत में आकर व्यापार कर सकती हैं, लेकिन जो चाय और चीन का व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का बना हुआ था वो भी समाप्त कर दिया गया। तो मैंने कल कहा था कि अगर यह आता है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किस एक्ट से हो रहा है तो 13 लगाना, लेकिन अगर शब्द आता कि पूर्णतः, क्योंकि अब चाय और चीन का भी खत्म कर दिया गया तो पूर्णतः शब्द आएगा तो 1833 लगाना। क्लियर? तो अब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कुल मिला के इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया जा रहा है। यह दूसरा प्रोविजन है। अब थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ें कि व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये जैसे मान लीजिए पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तीसरी बात जो है हम थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट करें, क्योंकि चार्टर कब बना? 1833 में, और 1818 का जरा समझो जरा। 1818 में एक तरह से कंपनी भारत की सुपर पावर बन चुकी है। 1818 में कंपनी भारत की सुपर पावर बन गई, क्योंकि 1818 में आपको मालूम होना चाहिए कि तीसरा एंग्लो मराठा वॉर लड़ा जा चुका है। मराठों को एक तरह से समाप्त कर दिया है। समाप्त करने का मतलब है कि कुल्ला वर्चस्व कुल्ला के अंग्रेजों का हो गया। बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे, अंततः कुल्ला की पूना की संधि होती है। युद्ध हुआ बाद में, लेकिन पूना की संधि के बाद उनकी पेशवाई समाप्त कर दी जाती है और 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर उनको कानपुर के पास बिठूर भेज दिया जाता है। इस तरह से 1818 में अंग्रेज मराठों को हराकर भारत की सुपर पावर बन गए, क्योंकि भारत की सत्ता को अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने कुल मिला के कहीं ना कहीं मुगलों से नहीं लिया है। मुगल तो यार लाल किले के पहरेदार हैं और डले हुए हैं लाल किले के अंदर। भारत की सत्ता को वास्तव में कुल मिलाकर 1818 में अंग्रेजों ने मराठों से प्राप्त कर लिया है। यानी अंग्रेज अब भारत की सुपर पावर बन चुके हैं।
अब जब भारत के वो सर्वोच्च शक्ति बन चुके हैं, लेकिन उनके कुलना के जो मेन आदमी था जो कलकत्ता में बैठ रहा है, अभी भी उसका डेजिग्नेशन क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो लग रहा था साला कि बंगाले तक सीमित है, जबकि वो तो भारत के सुपर पावर बन चुके हैं, भारत के स्वामी बन चुके हैं। तो अंग्रेजों को लगा कि यार बंगाल का गवर्नर जनरल ठीक नहीं लग रहा है, समझ गए मेरी बात। तो कुल मिला के अब इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल, आप जरा देखिए, तो भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्योंकि इस एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आपको मालूम होना चाहिए, 28 में आ चुके हैं और 35 तक हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी हुए। भाई 1828 से लेकर और 33 तक तो वो कुल मिला के बंगाल के गवर्नर जनरल ही न थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी हुए और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी हुए। इसीलिए प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी प्रकार से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसमें यह प्रोविजन था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। तो प्रश्न आएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो आप वहां कहोगे वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर? तो इस तरह से कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये तीसरी बात है। चौथी बात इसमें क्या आ गई, थोड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब सेंट्रलाइजेशन जबरदस्त करने का मूड बन चुका है कंपनी का, केंद्रीकरण। तो जब केंद्रीकरण का मन बन चुका है तो इसमें यह कहा गया है कि भारत का गवर्नर जनरल, यानी भारत का गवर्नर जनरल प्लस उसकी काउंसिल संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकते हैं। यानी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाएंगे। यानी अगर इस भाई साहब ये भारत है, तो अब कलकत्ता में कोई भी कानून बनता है तो कलकत्ता में अगर कोई भी गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल कानून बनाएगी तो उसको पूरे भारत में लागू माना जाएगा, जहां पर पूरी ब्रिटिशर्स की सत्ता है। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल जब भी कोई कानून बनाएगी तो बंबई के गवर्नर को भी मानना पड़ेगा, मद्रास के गवर्नर को भी मानना पड़ेगा। अभी एक नई प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी बनाने जा रहा हूं, उसको भी मानना पड़ेगा। यानी संपूर्ण भारत में कानून बनाने का अधिकार अब गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल को दे दिया गया। तो प्रांतीय गवर्नरों को या प्रांतों को अब विधायी अधिकार से अलग कर दिया गया। यानी अब प्रांतीय गवर्नर किसी भी प्रकार का कानून नहीं बना सकते हैं, कानून बनाने की शक्ति समाप्त। अब भारत में कानून सिर्फ एक ही जगह से बनेगा और उस जगह का नाम क्या है? कलकत्ता। कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल बनाएगी और संपूर्ण भारत पर उस कानून को लागू माना जाएगा। क्लियर? तो ये तीसरी बात, चौथी बात इसमें आ गई। पांचवी बात इसमें क्या आ रही है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, ये गवर्नर जनरल थी, अभी तक काउंसिल में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे, आपको मालूम होना चाहिए, पिछला वीडियो देखिए। तो इसमें एक चौथा मेंबर भी जोड़ दिया गया और ये चौथा मेंबर जो है वो लॉ मेंबर है, जिसको हम विधि विशेषज्ञ कहेंगे। यानी 1833 के चार्टर एक्ट में कुल मिला के गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि विशेषज्ञ नामक एक अन्य विधि परामर्श करने वाला, कुल मिला के गवर्नर जनरल को सलाह देगा कानून के मामले में, तो एक विधि विशेषज्ञ जो है एक चौथा मेंबर जोड़ा जाता है। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, अब ये पूर्ण मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसको पूर्ण सदस्यता दी जाएगी कुल मिला के 53 में, लेकिन फिर भी एक जोड़ा गया है क्योंकि कानून बनाने में गवर्नर जनरल इसकी सलाह लेगा। और पहला जो विधि मेंबर बना है, पहला जो लॉ मेंबर बना है, वो उसको मैकाले को बनाया गया। किसको बनाया गया? मैकाले। प्रश्न आएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट में जो चौथा कुल मिला के कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो व्यक्ति जोड़ा गया उसका नाम क्या है? तो लॉर्ड मैकाले है। किस रूप में आया है? विधि सदस्य के रूप में आया है, लॉ मेंबर के रूप में आया है। यानी कानून जब बनेगा कुल मिला के गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के साथ जब लेजिस्लेटिव मोड में बैठेंगे, मैं अभी बताने वाला हूं, तो उसमें विधि सदस्य भी बैठेगा और वो कुल मिला के कानून बनाने में गवर्नर जनरल को सलाह देगा। तो मैकाले साहब को विधि सदस्य बनाया गया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है कि कुल मिला के कहीं ना कहीं जब ये बात आई तो इसमें एक छठवां पॉइंट और जोड़ा जाएगा।
यहीं से कुल मिला के विधि आयोग का गठन हो रहा है। विधि आयोग यानी लॉ कमीशन, यानी 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार लॉ कमीशन की बात की गई है, विधि आयोग की बात की गई है। और यह कमीशन 1834 में बनेगा। कब बनेगा? 1834 में यह लॉ कमीशन बन रहा है। इस लॉ कमीशन का जो अध्यक्ष पहला होगा वो भी मैकाले को बनाया जाएगा। अब यह लॉ कमीशन बन क्यों रहा है? हिंदुस्तान में नाना प्रकार के कानून हैं। कहीं हिंदुओं का कानून अलग है, मुसलमानों का कानून अलग है, सुप्रीम कोर्ट का कानून अलग है, गवर्नर जनरल का कानून अलग है, जिसकी ढपली उसका राग। तो इस लॉ कमीशन में यह व्यवस्था की गई कि अब कोडिफाइड यानी संहिताबद्ध सभी कानूनों को कुल मिला के संहिताबद्ध किया जाएगा, कोडिफाइड किया जाएगा, कोडेड किया जाएगा। इस प्रकार से कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए इस विधि आयोग का निर्माण किया जा रहा है। तो कहीं प्रश्न आ जाए कि भारत में पहला विधि आयोग, तो आप कहोगे 33 के चार्टर एक्ट में। कब बना? 34 में। अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। क्या उद्देश्य? हिंदुस्तान के सभी कानूनों को संहिताबद्ध करना, कोडेड करना, जिससे समझने में आसानी हो। क्लियर? तो इस तरह से कुल मिला के कहने की इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी जोड़ी गई है। और क्या इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा हम ध्यान रखें तो और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जरा समझ लिया जाए। इसमें और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो अब जो है आगरा और वेस्ट यूपी को मिलाकर, आगरा और वेस्ट यूपी को यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आगरा भी है, लेकिन आगरा एक प्रेसिडेंसी बनने जा रही है और एक चौथी प्रेसिडेंसी बनने जा रही है जिसको उत्तर पश्चिम प्रांत, सीमा प्रांत नहीं है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविडेंस, यानी इसको आगरा प्रेसिडेंसी भी कहते हैं। यानी इस कुल मिला के 1833 के चार्टर एक्ट में एक नई प्रेसिडेंसी आ रही है जो आगरा और उत्तर पश्चिम पश्चिमी अवध को मिलाकर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलाकर बन रही है, जिसको हम आगरा प्रेसिडेंसी या उत्तर पश्चिम प्रांत कह सकते हैं। और इस 33 के चार्टर एक्ट में क्या आ रहा है? इस चार्टर एक्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आई। अरे 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में कुल मिला के धर्म प्रचार करने की छूट दी गई कि नहीं दी गई? तो जब धर्म प्रचार करने की छूट दी गई तो इसमें एक चीज भी लगी। अच्छा बताइए, ईसाई मिशनरी आएंगे, धर्म प्रचार करेंगे, तो जब यहां बसेंगे, रहेंगे, अपनी चर्च बनाएंगे, अपने जमीनें बनाएंगे, अपने कुल मिला के कहीं आश्रम बनाएंगे, तब न जाके धर्म प्रचार होगा। इसकी सुविधा के लिए 33 के चार्टर एक्ट में अब ईसाइयों को भारत में जमीन खरीदने और बसने का अधिकार दे दिया गया। अब जरा समझिएगा कि ईसाइयों को भारत में कुल मिला के धर्म प्रचार का तो 13 में, लेकिन यहां कुल मिला के ईसाइयों को भारत में भूमि खरीदने और प्लस बसने का अधिकार दे दिया गया है। बड़ी कुल मिला के इसमें बड़े जो है कुल मिला के कहने के लचेड़े हैं। 33 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कुल मिला के और नवा पॉइंट अगर देख लिया जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझको, अरे कार्नवालिस साहब आए थे तो पदों के यूरोपीयकरण की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने उच्च पदों पर सिर्फ भारतीयों की नियुक्ति नहीं होगी, केवल अंग्रेजों की नियुक्ति होगी, यूरोपियों की नियुक्ति होगी। भारतीयों को बेईमान, लालची, न जाने 50 प्रकार की गाली महाराज उसने दिया। लेकिन अब 33 का चार्टर एक्ट जब आया तो इसमें प्रोविजन है कि कुल मिला के कास्ट, क्रीड, जरा समझिएगा, जाति, नस्ल, कलर, रंग, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट में है कि कास्ट, क्रीड, कलर यानी जाति, नस्ल, रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी भारतीयों को भी योग्यता के आधार पर अब पद प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना अंग्रेजों को है। इस प्रकार से इस 1833 की कुल मिला के थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। 1833 के एक्ट 87 के द्वारा, 1833 के एक्ट 87 के द्वारा कास्ट, क्रीड और कलर इस आधार पर भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं होगा। यानी जाति, रंग, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हालांकि प्रोविजन इसमें 33 में अभी आया है, लेकिन अब यह पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होंगी तब तक कहां से इंप्लीमेंट होगा। अभी तो कुल मिला के
इंग्लैंड से ही सीओडी भेज रहा है अपना आदमी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपना आदमी भेज रहा है, तो हम तो वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। यानी ये भले कास्ट, क्रीड और कलर जो आ जाए कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और आर्टिकल 87 कह रहा है, लेकिन अभी तक भेदभाव चल ही रहा था। 1853 में जब तक प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी तब तक कुल मिला के समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में एक बहुत ही कुल मिला के अच्छा कदम है कि किसी भी प्रकार से अब पद प्राप्त करने में भेदभाव नहीं होगा और योग्यता के आधार पर सभी को पद प्राप्त किए जाएंगे, दिए जाएंगे। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। यह 10वां जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 10वें पॉइंट में ब्रिटिश सरकार ने यह कह दिया यहां की कंपनी को कि भाई दास प्रथा को समाप्त करो। यानी कुनाके इसमें दास प्रथा को समाप्त करने की बात कर दी गई है कि दास प्रथा समाप्त करिए, जो स्लेव सिस्टम है खत्म करो। गवर्नर जनरल से कहा गया कि कुछ इस प्रकार का कोई कानून बनाइए जिससे दास प्रथा भारत में समाप्त हो। यानी 33 के चार्टर एक्ट में दासों के सुननाके कहने की समाप्ति की तरफ भी कुल नाके कदम उठाने की बात की गई है और गवर्नर जनरल से आशा की गई है कि कुछ नाके कुछ ऐसा रूल्स आना चाहिए। हालांकि आपको बताना चाहता हूं कि भले 33 में दास प्रथा की बात आ गई है, लेकिन यह इंप्लीमेंट होगा 1833 में, सॉरी 43 में। 1843 में यह इंप्लीमेंट होगा। और 1843 में कब इंप्लीमेंट होगा? जब लॉर्ड एलनबरो साहब जो है कुल मिला के गवर्नर जनरल बनकर आएंगे। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो लॉर्ड एलनबरो जब आएगा तो वहां पर एक आर्टिकल 5 पारित होगा और लॉर्ड एलनबरो अंततः आर्टिकल 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त करेंगे। लेकिन जो भी है 33 में कुल मिला के ये प्रोविजन तो है कि भाई दास प्रथा को समाप्त करने की तरफ गवर्नर जनरल ध्यान दे। भले कुल मिला के 10 साल बाद दिया गया, लेकिन दिया गया। तो इस प्रकार से 43 में भले दास प्रथा समाप्त होगी, लेकिन दास प्रथा को समाप्त करने की बात 33 के चार्टर एक्ट में आ चुकी है। तो अब जरा हम लोग जरा इसका रिवीजन कर लें। 1833 के चार्टर एक्ट का पहला प्रोविजन क्या है कि कंपनी को आगामी 20 वर्षों के लिए भारत से व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया कि भारत से कुल मिला के आगामी शासन करने का अधिकार, 20 वर्ष तक अभी आप और रहिए, कंपनी को दिया गया, रिन्यू कर दिया गया। दूसरा, अब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः यहां कहा गया कि भाई 20 वर्षों तक शासन प्रशासन राजस्व वसूलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका व्यापार का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब चाय और चीनी के साथ भी व्यापार नहीं रहेगा, अब अन्य कंपनियां भी भारत से व्यापार करेंगी, तो पूर्णतः शब्द आएगा। तो कुल मिला के 33। तीसरा, भारत का गवर्नर जनरल, यानी अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर, मैंने कहा ना कि कुल मिला के अब ब्रिटिश टेरिटरी बहुत बड़ी हो गई है यार। भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर कुल मिला के अंग्रेजों का कब्जा लगभग हो चुका है, मराठे यार धाराशाही हो चुके हैं। तो इस तरह से कुल मिला के अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। चौथी बात इसमें मैंने क्या कहा कि भारत के गवर्नर जनरल, उसकी परिषद को पूरे हिंदुस्तान को में कानून बनाने का राइट्स है। अब उसका जो कानून बनेगा पूरे भारत में, जो ब्रिटिश भारत वहां सब पर लागू होगा, चाहे मद्रास हो, चाहे आगरा प्रेसिडेंसी हो, चाहे कलकत्ता हो, सब जगह लागू होगा महाराज। और इससे प्रांतों में जो गवर्नर थे उनको अब कुल मिला के कानून बनाने के अधिकार से अलग कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल ही पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और क्या है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक चौथा सदस्य, विधि सदस्य जोड़ा गया, लॉर्ड मैकाले। और मैंने कहा कि इसमें ही कुल मिला के 33 के चार्टर एक्ट में विधि आयोग की बात है। कहीं प्रश्न आ जाए कि भारत का पहला विधि आयोग किस एक्ट में? 1833। इस विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड मैकाले। कमीशन कब बना? लॉ कमीशन 34। उद्देश्य हिंदुस्तान के सभी कानूनों को कोडेट करना, संहिताबद्ध करना, यह इंपॉर्टेंट बात है। और क्या कुल मिला के कहीं निश्चित रूप से एक नई प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी का जन्म हो रहा है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को काटकर, अवध का जो पश्चिमी हिस्सा उसको काटकर और एक नई प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी बना दी गई। और क्या कुल मिला के कर दिया गया कि अब भारत में कुल मिला के, क्योंकि ईसाई धर्म प्रचार जब आ रहे हैं तो उनको चर्च बनाने के लिए जमीन चाहिए, उनको अपने आश्रम बनाने के लिए जमीन चाहिए। तो इस तरह से ईसाई मिशनरियों को या ईसाइयों को भारत में रहने बसने, जमीन खरीदने का भी राइट्स इसमें दे दिया जाता है। और क्या अधिकार दिया गया? अब कुल मिला के ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1833 का चार्टर एक्ट में एक कुल मिला के एक्ट है 1887, और इस 87 में ये कहा गया कि जाति धर्म नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कास्ट क्रीड कलर,
इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी योग्यता के आधार पर सभी को पद प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। तो इस तरह से यह भी इसमें आ रहा है। और मैंने कहा लास्ट जो पॉइंट है कि कुल मिला के ब्रिटिश सरकार कह रही है अब भारत में स्लेव सिस्टम खत्म करो यार, दास प्रथा की समाप्ति की बात करो, और गवर्नर जनरल को कहा कि ऐसा कानून लेकर आओ। मैंने कहा कि 33 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा की समाप्ति की बात है, लेकिन वो 43 में लॉर्ड एलनबरो समाप्त करेंगे। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि 1833 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। कहीं ना कहीं मेरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इसी के आगे अब 1853 पर थोड़ा आ जाना चाहता हूं। तो 1853 के चार्टर एक्ट में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान है यह जानना जरूरी है। अभी तक कुल मिला के हम 1793 में पढ़े थे तो कंपनी को 20 वर्ष के लिए रिन्यू, 1813 पढ़े कंपनी को 20 वर्ष के लिए रिन्यू, 1833 पढ़े तो कंपनी को 20 वर्ष के लिए रिन्यू। लेकिन इसमें अब एक नई बात आ गई कि ब्रिटिश सरकार जब तक चाहेगी कंपनी को शासन करने का अधिकार देगी, यानी कोई टाइम बाउंड अब नहीं दिया गया। यानी ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश सरकार को जब तक यह लगेगा कि वह उनके हितों में चल रहा है, यानी कंपनी का काम उनके हितों के अनुकूल चल रहा है, या जब तक वो दूसरी व्यवस्था नहीं कर ले रहे हैं, तब तक आपको यहां शासन करने का अधिकार है। यानी अब जो टाइम बाउंडिंग थी वो खत्म, क्योंकि ब्रिटिश सरकार समझ गई है कि अब पानी जो है कहीं ना कहीं सर के ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहां एक असंतोष का माहौल धीरे धीरे बन रहा था। अरे लॉर्ड वेलेस्ली साहब आ गए हैं महाराज 48 में, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए हुए हैं। हड़प नीति, युद्ध धराधन हो रहा है, द्वितीय एंग्लो बर्मा वॉर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, द्वितीय एंग्लो सिख वॉर। तो भारत में असंतोष है, तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अब विश्वास करना ठीक नहीं है। इसीलिए प्रोविजन आया है कि ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश सरकार जब तक चाहेगी तब तक आपको भारत में शासन करने का राइट्स है, अब टाइम बाउंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर? यानी ब्रिटिश सरकार ने एक तरह से दिखा दिया, झलक दिखला दी कि कंपनी सजग हो जाओ, जब चाहेंगे तब तुमको हटाकर अपनी व्यवस्था स्थापित कर लेंगे। क्लियर? पहली चीज आई। दूसरी चीज इसमें क्या आ रही है, जो सीओडी लोग होते थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, बहुत ही ब्रिटेन की बात है, उनके मेंबर पहले 24 होते थे, उनकी घटा के संख्या 18 कर दी गई। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होते थे, जो वहां ब्रिटेन में है, उनकी संख्या 24 से 18 कर दी गई। दूसरा, मैंने अभी कहा कि ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक हम चाहेंगे तब तक आप यहां शासन करेंगे, आपको 20 वर्ष या 10 वर्ष या 15 वर्ष का समय नहीं दिया जाएगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है वो थोड़ा सा जानना जरूरी है कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। यानी 1853 के चार्टर एक्ट में ही यह प्रोविजन है कि अब हिंदुस्तान में जो भी आईसीएस आएंगे वो कंपटीशन के रास्ते से आएंगे। अब ये नहीं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के चमचे आ रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चमचे आ रहे हैं, अब ये नहीं है, क्योंकि कुल मिला के 1833 के चार्टर एक्ट में आ गया है कि धर्म, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं, योग्यता के आधार पर। तो योग्यता कैसे मापी जाएगी? कंपटीशन ही तो योग्यता का आधार है। कंपटीशन के बेस में ही तो मालूम पड़ेगा कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। तो 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार यह तय किया गया कि अब आईसीएस की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो 1853 के कुलना के चार्टर में प्रतियोगी परीक्षा, और इसी प्रतियोगी परीक्षा को कराने के लिए 1854 में मैकाले कमीशन गठित किया जा रहा है। मैकाले कमीशन, 53 में प्रोविजन है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हो, तो 54 में इसको कुल मिला के इंप्लीमेंट करने के लिए मैकाले कमीशन बना, और मैकाले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही 1855 में पहली आईसीएस इंग्लैंड में हो रही है। पहली आईसीएस लंदन में आयोजित की गई। आप इस बात को समझिए, भारत में जो पहली आईसीएस हो रही है वो 1922 में हो रही है इलाहाबाद में। कहां हो रही है? इलाहाबाद में। थोड़ा समझिएगा कि भारत में पहली आईसीएस जो हो रही है 1922 में कहां हो रही है? इलाहाबाद में। यानी कि 1853 के चार्टर एक्ट में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आईसीएस की भर्ती की जाएगी, और उसके आधार पर 1854 में मैकाले कमीशन बना, और इस मैकाले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1855 में लंदन में पहली आईसीएस होती है, और 1922 में कुल मिला के इलाहाबाद में भारत में पहली आईसीएस आयोजित की जाती है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बात इसमें क्या किया गया कि कुल मिला के कहीं ना कहीं अब
मैंने कहा ना, भारत का गवर्नर जनरल 33 में बन चुका है, यानी हिंदुस्तान भर का लोड है। तो कुल मिला के ये व्यवस्था की गई कि बंगाल का शासन करने के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हो। तो कुल मिला के 53 में बंगाल के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रावधान किया गया। बंगाल के लिए किसका प्रावधान किया गया? एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये चौथी बात है। पांचवी बात क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने अभी कहा कि कुल मिला के 33 के चार्टर एक्ट में प्रोविजन है कि भारत में गवर्नर जनरल काउंसिल में एक विधि सदस्य है, लेकिन वो पूर्ण सदस्य नहीं है। पूर्ण सदस्य का मतलब अभी उसको वोटिंग का अधिकार नहीं है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो अब कुल मिला के विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। यानी विधि सदस्य को किसका दर्जा दे दिया गया? पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया जाता है। ये 53 के चार्टर एक्ट में है। अब जरा समझिए, एक पॉइंट में अभी छोड़ रहा हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मुझे अलग से समझाना है। इसमें कुल मिला के क्या किया गया? ब्रिटिश शासन को स्पष्ट कर दिया गया, यानी ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब शासन सत्ता का अधिकार जब तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तब तक करो, या जब तक हम चाहेंगे तब तक करो। यानी अब आपको टाइम बाउंड नहीं दिया जाएगा। ये 20 ईयर का फंडा खत्म। दूसरा, कुल मिला के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो लंदन में बैठे हैं उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तीसरा, 1853 के चार्टर एक्ट में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की बात की गई। इसके आधार पर 54 में मैकाले कमीशन बना और 55 में पहली आईसीएस लंदन में और 1922 में पहली आईसीएस इलाहाबाद में आयोजित की गई। इसके बाद एक और चीज जो मैंने बताया कि बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान इसी एक्ट में है। और पांचवी जो बात बताई कि जो विधि आयोग जो है 33 के चार्टर एक्ट में चौथा सदस्य जो आया था उसको पूर्णकालिक बना दिया गया, यानी पूर्ण सदस्य के रूप में उसका दर्जा दे दिया गया। ये 5 पॉइंट हैं, लेकिन इसमें एक छठवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको थोड़ा सा अलग से बताना चाहता हूं। अब देखिए छठवां सदस्य क्या है, जरा समझिए इस बात को। अरे सॉरी, छठवां इसका पॉइंट क्या है ये जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हिंदुस्तान का मैं कह सकता हूं कि पार्लियामेंट यानी संसद की पहली झलक इस 53 के चार्टर एक्ट में दिख रही है। अब कैसे झलक दिख रही है ये जरा समझिएगा। इस समय आपको बताना चाहता हूं, ये गवर्नर जनरल साहब है और गवर्नर जनरल की अपनी एक कार्यकारी परिषद है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद है जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कह सकते हैं, और दूसरी जो है कुल मिला के कहने की विधायी परिषद है जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कह सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जरा समझिए, ये गवर्नर जनरल कुल मिला के एक तो कुल मिला के इसको कार्यकारी कह सकते हैं, कार्यकारी का मतलब है सरकार। तो इस तरह से गवर्नर जनरल इस देश के शासन और प्रशासन को करने के लिए गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद ले रहा है, अपनी कार्यकारी परिषद की मदद ले रहा है, लेकिन गवर्नर जनरल कुल मिला के लेजिस्लेटिव का भी तो काम कर रहा है, विधान बनाने का भी तो काम कर रहा है, कानून बनाने का भी तो काम कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो 1853 के कुल मिला के इसी चार्टर एक्ट में, यानी 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार विधायी परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई है। अब ये विधायी परिषद करेगी क्या? कानून बनाएगी, और इस विधायी परिषद में टोटल 12 मेंबर होंगे। टोटल कितने मेंबर होंगे? 12 मेंबर होंगे। अब ये 12 मेंबर कौन कौन होंगे? एक तो गवर्नर जनरल ही इस विधायी परिषद में शामिल है। दूसरा कौन से लोग हैं? गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 4 मेंबर हैं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो भी इसमें शामिल हैं। सेनापति महोदय भी शामिल हैं जो कुल मिला के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। तो 6 लोग तो यही हो गए। यानी कुल मिला के कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की कुल मिला के जो विधायी परिषद है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो कानूनों का निर्माण करेगी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट करती क्या है? कानून का निर्माण करती है, कानून बनाती है। तो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसको लागू कौन करता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी सरकार करती है। तो इसी प्रकार से कुल मिला के अब भारत में पहली बार एक छोटी संसद हम कह सकते हैं, इस विधायी परिषद को कह सकते हैं एक छोटी संसद का रूप हमको इस 1853 के चार्टर एक्ट में देखने को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? मैंने कहा कि इस विधायी परिषद में टोटल सदस्य कितने बनाए गए? 12। तो मैंने कहा कि एक गवर्नर जनरल साहब हैं, 4 कुल मिला के उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर लोग भी हैं, एक सेनापति महोदय हो गए, तो टोटल तो 6 यही हो गए।
अब 6 और लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कुल मिला के चीफ जस्टिस कुल मिला के इसमें एक मेंबर है, सुप्रीम कोर्ट का कुल मिला के एक जज भी इसका मेंबर है। तो 4 और 6 तो ये हो गए, 7 और 8, और इसी प्रकार से 4 कहीं ना कहीं आपको मालूम होना चाहिए कि प्रांत इस समय है। एक बंगाल प्रांत है, एक मद्रास प्रांत है, एक बंबई प्रांत है, एक आगरा प्रेसिडेंसी है। तो चारों प्रेसिडेंसियों के 4 मेंबर भी इसमें भाग ले रहे हैं, यानी चारों प्रांतों से 4 मेंबर तो वो आ रहे हैं। 2 कुल मिला के कहीं ना कहीं जज साहब हो गए, न्यायाधीश। तो 4 और 2 6, तो 6 ये हो गए और 6 ऊपर वाले हो गए, यानी गवर्नर जनरल हो गए। 4 उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कार्यकारी परिषद है, उसके लोग हो गए, सेनापति हो गए। तो 6 तो ये हो गए, और कुल मिला के 2 कुल मिला के जज साहब जो हो गए कलकत्ता के न्यायाधीश, और 4 प्रेसिडेंसियों के 4 मेंबर ये हो गए। एक एक प्रेसिडेंसी एक एक मेंबर भेजेगी, तो 6 और 6 12 हो गए। इस प्रकार से 12 लोगों की एक लेजिस्लेटिव कुल मिला के, लेजिस्लेचर जिसको आप कह सकते हो, विधान परिषद जिसको कह सकते हो, एक छोटी संसद कैसे कह सकते हो, इस प्रकार से भारत में पहली बार व्यवस्थापिका की बात कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव की बात कर सकते हैं, एक छोटी पार्लियामेंट की बात कर सकते हैं, जहां पर कानून बनाने का काम इस 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया। तो कानून यहां बनेगा और लागू यहां होगा। भले इसके भी मेंबर इस लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं, लेकिन कानून यहां बन रहा है, लागू यहां हो रहा है। यानी पहली बार कुल मिला के कहने की विधान परिषद या विधायिका की बात 1853 के चार्टर एक्ट में की जा रही है। मैं मान सकता हूं कि कुल मिला के व्यवस्थापिका भले कानून बना सकती है, गवर्नर जनरल को बहुत पावर है, वो वीटो किसी भी कानून को कर सकता है, वो कर सकता है वीटो। लेकिन व्यवस्थापिका के सदस्यों को अभी प्रश्न पूछने का अधिकार मिल चुका है, किसी भी मुद्दे पर प्रश्न कर सकते हैं, कानून बन सकता है, लेकिन वीटो करने का अधिकार ठीक है कुल मिला के। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कुल मिला के कहीं ना कहीं व्यवस्थापिका सभा के द्वारा भारत में अब कानून बनाने के लिए एक अलग बॉडी शुरू हो रही है। ये 1853 की चार्टर एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझको लगती है। तो 53 में मैंने क्या कहा, पहली चीज क्या की गई कि कुल मिला के कंपनी को कह दिया गया कि भाई अब 20 वर्ष नहीं, जब तक हम चाहेंगे तब तक व्यापार करो, या जब तक हम चाहेंगे तब तक शासन करो, कभी भी हम तुमको उखाड़ के हटा सकते हैं, पहली चीज। इसी प्रकार से मैंने क्या कहा कि दूसरी चीज इसमें क्या आ गई कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तीसरी चीज क्या आ गई, प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होगी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। चौथी चीज क्या आ गई, बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर। पांचवी चीज क्या आ गई कि पांचवी चीज गई कि जो विधि सदस्य जो था 33 वाला, उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया, यानी अब वोटिंग वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठकर दे सकता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव का कुल मिला के मेंबर बन चुका है, तो उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया। और जो छठवीं चीज है कि पहली बार भारत में एक तरह से विधान परिषद या पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली जो एक बड़े सुंदर रूप में देखने को मिल रही है, वो कुल मिलाकर 1853 के चार्टर एक्ट में है, जिसमें 12 मेंबर हुआ करते थे। इस प्रकार से 1853 के चार्टर एक्ट की हम लोगों ने बात की है। मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम लोगों का जो कुल मिलाकर कहानी चल रही है वो यहां पर चल रही है, और कंपनी के शासन का जो कुल मिलाकर कंपनी के शासन के अंतर्गत जो कुल मिलाकर संविधान निर्माण का प्रोसीजर है वो आज मैंने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि इसमें 1773 की बात होगी, 1781 की बात होगी, 1784 की बात होगी, 1786 की बात हो गई, 1793 की बात हो गई, 1813 की बात होगी, 1833 की बात हो गई, और 1853 की बात हो गई। आगे हम लोग यहां से अब अपनी बात को शुरू करेंगे। भाई साहब, आप लोग जुनून में रहो, नशे में रहो, हिस्ट्री पॉलिटी में मैं आप लोगों को आदमी बना दूंगा, आप चिंता मत करो, बस लगे रहो, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे जिंदा रखो दिल की उम्मीदों को, खारे समुद्र से भी एक दिन गंगा जल निकलेगा। सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं पड़ती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं पड़ती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ती। लगे रहो और कहीं न कहीं मंजिल की तरफ कुल मिला के सरकते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।